देखिए एमएससी सेकंड सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। अब ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट वो हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट उसकी स्टडी करेंगे, वो भी आगे आएगा। अब इसमें जो पढ़ेंगे हम द एनर्जी ड्रम ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा टू टाइप के होते हैं। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग रिएक्शन, इसकी स्टडी करेंगे। स्पिन ऑर्बिटल रिपल्सन और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की स्टडी करनी है हमें इसमें। फिर उसके बाद द एनर्जी स्टेट इज रिटन एज, जो एनर्जी स्टेट होती है उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। अब उसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट आएगा। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट में हम जो स्टडी करेंगे वो हम बता देते हैं उसमें हम क्या क्या स्टडी करनी होगी हमें से। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होता क्या है, वो किस तरीके से वर्क करता है, फिर उसको एक्सप्लेन वी कैन डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। ये हुंस टूल के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हुंस टूल के अकॉर्डिंग ही स्पेक्ट्रोस्कोपी को निकाला जा सकता है। किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट क्या होती है या डी ऑर्बिटल की ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट क्या होती है, वो हुंस टूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की जा सकती है। अब इसके बाद सबसे क्वांटम नंबर आता है। क्वांटम नंबर के बेस पे से डिफाइन किया जा सकता है। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर में चार सेट होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। हम उसकी स्टडी करेंगे, लेकिन वो जो ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट में है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर ये हम अभी पढ़ेंगे उसको। अदर क्वांटम नंबर ये इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि इसी के बेस पर ही ग्राउंड स्टेट को डिटरमाइन किया जाता है। फिर उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे, D2 का एग्जांपल लेंगे, D5 का लेंगे, D7 का भी ले सकते हैं, D3 का। वो किस तरह की ग्राउंड स्टेट निकाली जाती है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसके ये ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर D5 के लिए आ गई। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल, सबसे पहले हम यूनिट पाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या कह रहा है। द एनर्जी टर्म ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हेन d ऑर्बिटल इज अनफिल्ड इट शो टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन। जब d ऑर्बिटल अनफिल्ड होते हैं तो टू टाइप इंटरेक्शन को शो करता है, जिसे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कहा जाता है या इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन कहा जाता है। अरे दूसरा जो होता है स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है या स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है या स्पिन ऑर्बिटल रिपल्सन होता है, जिसको कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। सबसे पहले आते हैं हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पर। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, the electron unpaired, it's repaired to each other and energy of the configuration is dependent on the number of orbitals. With the help of interelectronic repulsion d orbital will be degenerated, ये split। ओके, ये बोल रहा है यदि इलेक्ट्रॉन जब अनपेड हो, जब डी ऑर्बिटल अनपेड होते हैं या इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं तो एक दूसरे से जब रिपल करते हैं तो एनर्जी, ये जो एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। जब इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं या अनपेड होते हैं डी ऑर्बिटल में अनपेड होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में होता है। सेम डायरेक्शन की होने की वजह से वे एक दूसरे को रिपल करते हैं। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है एक दूसरे को रिपल करेंगे तो एक दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाएगा। रिपल करके स्ट्राइक करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाएगा सेम डायरेक्शन में होने की वजह से अट्रैक्शन रिपल्सन होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पे। अब विद द हेल्प ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डी ऑर्बिटल विल बी डीजनरेट। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की हेल्प से ही डी ऑर्बिटल डीजनरेट हो जाता है या स्प्लिट हो जाते हैं। सीएफटी में भी हमने पढ़ा था ना, क्योंकि जब सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड अप्रोच करते हैं फिर वो डी ऑर्बिटल डीजनरेट से डिस्ट्रॉयड हो जाती है और टू ग्रुप में स्प्लिट हो जाती है, टू सेट में स्प्लिट हो जाती है, जिसको T2 सेट और G सेट कहा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर रिपल्सन के कारण डी ऑर्बिटल डीजनरेट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। उसके बाद जो
इट्स कॉल्ड स्पिन इंटरेक्शन या स्पिन स्पिन रिपल्सन। अब इसे ही स्पिन स्पिन रिपल्सन कहा जाता है। स्पिन स्पिन इंटरेक्शन अलग होता है जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने से जो डिजनरेसी होती है तो उसको स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कहा जाता है, और जब रिपल्सन होता है तो उसको स्पिन स्पिन रिपल्सन कहा जाता है। दूसरा आता है स्पिन ऑर्बिटल रिपल्सन। स्पिन ऑर्बिटल रिपल्सन क्या होता है? देखिए, जो रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है या तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, जब डी ऑर्बिटल के बीच में होता है। एक जो रिपल्सन होता है ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह भी तो रिवॉल्व करते हैं ना, अपनी जगह पे रिवॉल्व करते हैं। अब वो न्यूक्लियस के जब चारों ओर प्रेजेंट होते हैं तो न्यूक्लियस के चारों ओर भी वो घूम रहे हैं, सराउंडेड होते हैं तो घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक तो अपनी ही सेल के साथ रिपल कर रहा है, फिर उसके बाद वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो जिसको स्पिन ऑर्बिटल रिपल्सन कहा जाता है। वो यही चीज लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिए। But electron charge is a particle which always moves around their position. It's so spin angular momentum। वही कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो अपनी पोजीशन पर भी मोशन करता है और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को शो करता है। बट इलेक्ट्रॉन आल्सो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड जनरेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो वहां से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट करता है। जब अपनी ही जगह पे घूमता है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे घूमता है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम डी जनरेट करता है। जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है जिसे ऑर्बिटल स्पिन ऑर्बिटल कहा जाता है, जिसे इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल के बीच में हो रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट होना। दैट इज वाई टू मोमेंटम डेवलप होते हैं, जिसको एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है, दूसरे को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। और इसी के बेस पे एनर्जी को स्प्लिट किया जाता है एनर्जी स्टेट या स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टेट में। ओके, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टेट में इसी के बेस पे स्प्लिट किया जाता है। जो एनर्जी स्टेट है उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, द एनर्जी स्टेट फर्दर स्प्लिट into microstate by the application of G-Mans effect या ligand effect या non degenerate effect। वो बोल रहा है जो एनर्जी स्टेट होती है, एनर्जी स्टेट भी तो होती है, जो डिजनरेसी होती है उसकी वैल्यू की बेस पे वो ग्राउंड स्टेट में एल की वैल्यू आती है, जो मतलब क्वांटम नंबर के बेस पर उसकी अलग अलग वैल्यू होती है, तो उसी एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो एनर्जी स्टेट अलग अलग होती है, वो स्प्लिट हो जाती है, या तो जीमैन इफेक्ट में होगी या लेगेंड फील्ड में होगी या नॉन डीजनरेट में होगी। अब जीमैन इफेक्ट क्या होता है और नॉन डीजनरेट क्या होता है, लेगेंड फील्ड क्या होता है? देखिए, जीमैन इफेक्ट वो होता है जब डी ऑर्बिटल पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, वो यूं लिखा हुआ जीमैन इफेक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है उससे जो रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, उससे जो रिपल्सन होता है, स्पेक्ट्रा निकलते हैं, उसको जीमैन इफेक्ट कहा जाता है। लिगेंड फील्ड इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, जब इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपल्सन होता है, ये इंटरनल होता है। जो ऑर्बिटल के अंदर होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड डेवलप होता है। नॉन डिजनरेट जो होता है माइक्रोस्टेट होती है। माइक्रोस्टेट सबसे स्मॉल होती है, इसके बाद की कोई स्टेट नहीं होती है। उसके बाद डिजनरेट हो जाता है, वो नॉन डिजनरेट होता है कि स्प्लिट नहीं हो सकता है, जो माइक्रोस्टेट होती है। अब उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट। नाउ मेन टॉपिक, अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट क्या है। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट है किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन की एक ग्राउंड स्टेट होती है, जिसको हुंस रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाता है। सीएफटी ने भी बताया, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, उसने उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन किया, उसके ओरिएंटेशन को डिफाइन किया। उसने बताया उसमें जो इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही उसकी एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल के केस में अलग ही स्प्लिट हुई थी, टेट्राहेड्रल के केस में अलग हुई थी। तो ये सीएफटी ग्राउंड स्टेट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट है वो एक अलग था। तो अब देखिए ग्राउंड स्टेट को ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल आयन में, सेंट्रल मेटल आयन में किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं।
The aspect of transition metal complex is not simple appear, its degenerate d orbital electron get promoted from lower energy orbital to higher. अब देखिए ये कह रहा है जो स्पेक्ट्रस को स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स होता है इट्स नॉट सिंपली अपीयर्स, ये सिंपल नहीं होता है। इसमें जब डी ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, अगर डी ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में होते हैं वो हायर एनर्जी में प्रमोटेड हो जाते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में प्रमोटेड हो जाते हैं। या एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो बोला है जो डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल होता है एजिम्पल क्वांटम नंबर के बेस पे, एजिम्पल क्वांटम नंबर के जो क्वांटम नंबर हो उसके बेस पे उसका एनर्जी लेवल होता है, वो अभी हम आगे बता देंगे। ओके, उसके बाद आता है एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक, जो एनर्जी लेवल है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। एनर्जी लेवल को और बहुत सारे इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा एनर्जी लेवल को एक्सपेंड किया जाता है। वो यहाँ पर ये लिखा बट एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। जो एनर्जी लेवल होता है डी ऑर्बिटल का, जो एनर्जी लेवल होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन की नीड होती है। उसमें कुछ जो इंटरेक्शन दिए गए हैं सच एज स्पिन इंटरेक्शन। जो स्पिन होता है वो बताया जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा तो उसको स्पिन इंटरेक्शन कहा जाता है। ऑर्बिटल इंटरेक्शन या ऑर्बिटल रिपल्सन, जब किन्हीं दो ऑर्बिटल के बीच इंटरेक्शन होएगा तो ऑर्बिटल इंटरेक्शन होएगा, जब किन्हीं दो ऑर्बिटल के बीच रिपल्सन होएगा तो उसे ऑर्बिटल रिपल्सन कहा जाएगा। या स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन से आप क्या समझते हैं? स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन जब किसी इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, ऑर्बिटल के बीच इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी ही देयर पोजीशन, इलेक्ट्रॉन आर मोशन देयर पोजीशन, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे ही मोशन करता है और वो अराउंड द न्यूक्लियस के चारों ओर भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर भी मूव करता है तो इसको स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन कहा जाता है। जब रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के साथ रिपल्सन करता है तो इसको ऑर्बिटल रिपल्सन कहा जाता है और इसको एक सिंबल के द्वारा शो किया जाता है। वी कैन डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट बाय हर्ट्ज रूल। अब देखिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट है उसको हम हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर्ट्ज रूल ने कुछ टर्म दिए थे, कुछ कंडीशन दिए थे जिसकी वजह से हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं। वही देखते हैं अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल ने बताया जो डी ऑर्बिटल होते हैं यदि उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होनी चाहिए। डी ऑर्बिटल की हायर वैल्यू स्पिन मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है ग्राउंड स्टेट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रिपल्सन करेंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट को अप्लाई करेंगे। अगर वो फील्ड प्योर मतलब कंप्लीटली फील्ड होगा तो एक दूसरे से रिपल्सन करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिससे मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि वो स्पिन होता है ना। अब उसके बाद वो सेकंड पॉइंट में कह रहा है द सम टर्म हैव सेम मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ ग्राउंड स्टेट। देखिए कुछ टर्म ऐसी होती है जिसके पास सेम मल्टीप्लिसिटी होती है, जो एल की हाईएस्ट वैल्यू होगी तो उसमें जो एल की हाईएस्ट वैल्यू होगी वही ग्राउंड स्टेट होगी। अब ये बोल रहा है थर्ड पॉइंट में कह रहा है व्हेन ऑर्बिटल विल बी हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड, यदि ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो या हाफ फील्ड से कम हो तो ग्राउंड स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो यही बोल रहा है व्हेन ऑर्बिटल हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ जे विल बी ग्राउंड स्टेट। यदि ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो या लेस देन हाफ फील्ड हो तो जो जे की लोएस्ट वैल्यू होगी वही ग्राउंड स्टेट होगी। अब जे को डिफाइन करने के लिए एक अलग फॉर्मूला दिया गया है J = L+S या J = L-S। अब J = L+S है वो अप्लाई एक अलग कंडीशन में होता है, J = L-S उसके लिए भी एक कंडीशन दी गई है। अगर J की वैल्यू को 2s+1 के द्वारा भी डिटरमाइन किया जाता है 2l+1 के द्वारा भी डिफाइन किया जाता है। यदि हाफ फील्ड है या लेस देन हाफ फील्ड है डी ऑर्बिटल तो जे के लिए जो फॉर्मूला लगता है 2s+1 लगता है 2s+1 लगता है।
अगर ग्रेटर देन और डी ऑर्बिटल विल बी मोर स्टेबल, वो सॉरी will be more than half filled like this is d7 d9, the highest number of j will be ground state। जो j का हाईएस्ट नंबर होगा, j की वैल्यू हाईएस्ट होगी, वही ग्राउंड स्टेट होगी। उसके लिए अलग रखता है, यदि 12 प्लस, यदि d ऑर्बिटल हाफ फील्ड से मैक्सिमम हो, मोर देन हाफ फील्ड से मैक्सिमम होते हैं, तो यहाँ पे जो j के लिए जो फॉर्मूला लगता है 12+1 का फॉर्मूला लगता है, वो अभी आगे बता देंगे हम जो एग्जांपल में कि वो किस तरीके से लगता है। ओके, वी कैन डिटरमाइन स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर। अब देखिए, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होती है उसके लिए हुड्स रूल की भी नीड होती है और क्वांटम नंबर की भी नीड होती है। अब देखिए, क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर एक सेट होता है जिसमें 4 क्वांटम नंबर का एक सेट आता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा नॉलेज के लिए देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्वांटम नंबर एंड इट्स इंपोर्टेंस। क्वांटम नंबर क्या होता है, ये लिखना नहीं है आपको, ये क्वांटम नंबर एंड इट्स इंपोर्टेंस लिखना नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए है। ये तो लिखना है, ऊपर का लिखना है क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद इसके चार लिख देने हैं कि जो क्वांटम नंबर होते हैं, क्वांटम नंबर चार क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर का एक सेट होता है, जिसे क्वांटम नंबर कहते हैं। तो ऑर्बिटल नंबर का एक सेट होता है, ऑर्बिटल नंबर का सेट होता है जिसे क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, स्पिन क्वांटम नंबर एस। ओके, अब ये क्या है, देखिए जो क्वांटम नंबर का यूज किस लिए किया जाता है, एटम इज ऑर्बिटल नंबर ऑफ सेट जिसे क्वांटम नंबर कहते हैं, ऑर्बिटल की सेट साइज 20 होता है, जिसे NLMS कहते हैं नॉलेज के लिए। एटम में ऑर्बिटल नंबर का एक सेट होता है जिसे क्वांटम नंबर कहते हैं। ये ऑर्बिटल की शेप, साइज, ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करता है। इसके लिए 4 क्वांटम नंबर का एक सेट होता है जिसे NLMS कहा जाता है। n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, l को एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, m को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं और s को स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये आप पढ़ लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिख लीजिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। उसको n के द्वारा शो किया जाता है, n को 1 2 3 4 के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताता है किसी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन की अपनी ही एनर्जी लेवल होते हैं K11 के द्वारा शो किया जाता है। तो ये आप पढ़ लीजिए, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें, एजीमुथल क्वांटम नंबर को L के द्वारा शो किया जाता है, इट्स रिप्रेजेंट बाय L। अब जो L है, L की वैल्यू डिफरेंटेड होती है उसके सबसे। अब जब L की वैल्यू डिफरेंट होती है तो ये 0 1 2 3 4। अब जब इसकी वैल्यू डिफरेंटेड होती है तो इसके सबसेल भी डिफरेंट होता है। 0 का S होता है, 1 का P होता है, 2 का D होता है, 3 का F और 4 का G होता है। इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। डी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बेस पे। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को +L - L के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। m = 2L + L, 12+1 और स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें हम, स्पिन क्वांटम नंबर इट डिटरमाइन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता है, जिसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 के द्वारा शो किया जाता है। उसको +1/2 -1/2 क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एक्सप्लेन करता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम मेन पॉइंट पे, अदर क्वांटम नंबर। देखिए, अदर को स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट में अदर क्वांटम नंबर इंपोर्टेंट है। जो क्वांटम नंबर है वो बताना है आपको, चाहो तो पूरी थ्योरी मत लिखो, जैसा मैंने पूरा ग्राफ लिखा हुआ है वो सिर्फ नॉलेज के लिए लिख चुका था मैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज़ क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। जो मेन पॉइंट होते हैं अदर क्वांटम नंबर इंपोर्टेंट होते हैं। उसमें एल एनर्जी लेवल या एटॉमिक स्टेट होती है, जो एल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो एल की वैल्यू निकाली जाती है। टोटल डी ऑर्बिटल में जो L1 L2 + L3 L4 की जो वैल्यू आती है उसकी जो टोटल होती है वो L की वैल्यू होती है। अब L की वैल्यू के बेस पे जो एनर्जी लेवल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं होता है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये स्मॉल l। जो टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ही L की वैल्यू होती है। L एंगुलर मोमेंटम होता है।
अब अगर L 0 है तो एनर्जी लेवल S होगा, L 1 है तो एनर्जी लेवल P होगा, L 2 है तो एनर्जी लेवल D होगा, L 3 है तो एनर्जी लेवल F होगा, L 4 है तो एनर्जी लेवल G होगा। अब देखिए S क्या होता है, S टोटल स्पिन होता है विच यूज कैलकुलेट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जो S होता है, पहले तो S स्पिन मल्टीप्लिसिटी को एक्सप्लेन करेगा, सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, प्लस वन अपॉइंट माइनस, वो अभी एग्जांपल में समझा दूंगा। अब ये स्पिन, इसी के द्वारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी को एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एस की वैल्यू रखनी पड़ती है, एस की वैल्यू की बेस पे ही स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक्सप्लेन होती है। एस के बाद जो वैल्यू लगती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी लेती है, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक्सप्लेन द सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट क्वाड्रेट इसी। जो सिंगलेट स्टेट होती है, डबल स्टेट होती है, ट्रिपलेट स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का यूज किया जाता है। अब देखिए जे क्या होता है, जे यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको एल प्लस जे या एल माइनस एस के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। उस जे के लिए एक फॉर्मूला लगता है एल प्लस एस या एल माइनस एस। अब जो एल, अगर जो एक तो फॉर्मूला ये लगता है, अब जे के लिए एल प्लस जे इज इक्वल टू एस प्लस वन लगेगा, जे इज इक्वल टू 12 माइनस वन, 12 प्लस वन लगेगा। ये अलग अलग कंडीशन होती है जिसके वजह से हम ग्राउंड स्टेट को निकालते हैं, वो भी मैं आगे बता दूंगा आपको। ओके, अब एल की बात करें तो एल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर होता है। अगर कैपिटल एल की बात करें, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर होता है। एस की बात करें, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर होता है। एल टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, एस टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, जो स्मॉल वो कैपिटल एस होता है। अब यहाँ पे कुछ दिए गए, कुछ कंडीशन दिए गए, हम ग्राउंड स्टेट को कैसे निकाल दिए। यदि हमारे पास जब एल तथा एस की वैल्यू आ जाती है, यदि एल की वैल्यू एस से ग्रेटर देन हो, जे इक्वल टू टू एस प्लस वन लगेगा। अब ये टू एस प्लस वन उस कंडीशन में भी लग सकता है जब इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड हो या लेस देन हाफ फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो या लेस देन हाफ फिल्ड हो, जब भी जे का फॉर्मूला टू एस प्लस वन लगता है। या एक फॉर्मूला और लगता है जे इक्वल टू एल माइनस एस, वैल्यू सेम आती है। अगर L की वैल्यू S से लेस देन हो, L की वैल्यू S से लेस देन हो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में मोर देन हाफ फील्ड हो, हाफ फील्ड से मैक्सिमम हो, तो जो फॉर्मूला लगता है L प्लस एस लगता है। लेकिन उसके बाद J इज इक्वल टू 12 प्लस वन, एक फॉर्मूला से ये इस तरीके से भी, और इस तरीके से हम ग्राउंड स्टेट निकालते हैं, तो यहाँ पर J की वैल्यू आती है, J की वैल्यू के बेस पे फिर उस J की वैल्यू के बेस पर हमें एक अलग फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, उसके बाद उसकी ग्राउंड स्टेट को एक्सप्लेन किया जाता है। क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट एक अलग चीज है और ग्राउंड स्टेट एक अलग चीज है, कि ग्राउंड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, एक्साइटेड स्टेट में भी। अगर J की वैल्यू जिसी तरीके से, अगर J इज इक्वल टू L प्लस एस हो, यदि ग्राउंड स्टेट, तो J की वैल्यू के बेस पर उसको डिफाइन किया जाता है। यदि J की वैल्यू जीरो हो तो L प्लस एस कर दीजिए, J इज इक्वल टू L प्लस एस, जो जो भी नंबर आएगा वो इस ग्राउंड स्टेट होगी। अगर J की वैल्यू सिर्फ वन आ रही है, ये फॉर्मूला लगाने के बाद J इज इक्वल टू एस प्लस वन या J इज इक्वल टू 12 प्लस वन के बाद जो वैल्यू आ रही है, यदि वन आ रही है तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है L प्लस एस माइनस वन। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो ग्राउंड स्टेट होगी। इसी प्रकार J3 के लिए तीन तीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, J4 के लिए चार वैल्यू निकालनी पड़ेगी, J1 के लिए दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, J0 के लिए सिर्फ एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से वो इसको एक्सप्लेन करता है। ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ D2 या टाइटेनियम। ओके, जो ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है, या वी कैन डिटरमाइन calculate the ground state for D2 या calculate the ground state for titanium। अब सबसे पहले D2 देख लीजिए आप, जिसमें D2 आ रहा है, ऐसा पोजिशन ही सेंट्रल मेटल आयन ले, ट्रांजिशन मेटल आयन ले लीजिए जिसमें D2 आ रहा है, D2 आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, हमने टाइटेनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखा तो हमें यहाँ पे 3D4 आया था, लेकिन +2 था, तो इसलिए 3D2 आ गया। उसके लिए सबसे पहले हमें ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, डी ऑर्बिटल बनाया, उसके लिए एक फॉर्मूला था स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, इसीलिए MLJ। जो M है तो S प्लस वन है, M इज इक्वल टू 2S प्लस वन, M की जगह हम 2S प्लस वन भी रख सकते हैं। और जो 2S प्लस वन है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, L टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, J टोटल क्वांटम नंबर।
अब जैसे डी ऑर्बिटल बनाया, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराई गई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गए, 3 ऑर्बिटल अनफिल्ड, मतलब बिल्कुल ही कम्प्लीटली अनफिल्ड है, बिल्कुल खाली है। अब जो वैल्यू रखी जाती है, अगर हम सबसे पहले स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, या सबसे पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल लीजिए, एल की वैल्यू निकाल लीजिए। एल की वैल्यू किस तरह की डिफाइन, यहाँ पे जीरो लिखिए। अब जीरो से जो राइट साइड में आ रहा है वो -1 -2, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आया -1 और एक इलेक्ट्रॉन के लिए आया -2, और इसके लेफ्ट साइड में +1 +2। जो लेफ्ट साइड हमारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1 है, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो +1 +1 2 +1 आएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 +2 आएंगे। ओके, द वैल्यू ऑफ लिजर्टेड एंगुलर मोमेंटम नंबर। अब देखिए जो एल है ना कैपिटल, ये लिजर्टेड वैल्यू है, लिजर्टेड एंगुलर मोमेंटम नंबर है, लिजर्टेड एंगुलर मोमेंटम नंबर है, और स्मॉल एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इतना तो डिफरेंट नजर आ गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर में बता रहा था, और जो लिजर्टेड एंगुलर मोमेंटम नंबर है वो ग्राउंड स्टेट में अप्लाई किया जा रहा है। तो ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए हमें दोनों की नीड है। तो एल इज इक्वल टू, इसको एज इट इज ले लीजिए, +2 +1 0 -1 माइनस, तो माइनस यहाँ पर कुछ है नहीं तो ऐड नहीं होगा, तो +2 +1 ऐड होगा, तो एल की वैल्यू 3 आएगी। अब एल की वैल्यू 3 है तो इसका एनर्जी लेवल अलग होएगा। अगर एल के बेस पे जब 3 रखोगे तो S0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, L की वैल्यू यहाँ पर F होगी। यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट लिख लीजिए, लेकिन अभी हम लिखते नहीं है, हम लास्ट में रखेंगे सारी वैल्यू उठा के। देन एनर्जी लेवल की अगर बात करें, L इज इक्वल टू F। ओके, यहाँ पे F आ गया। अब नाउ कैलकुलेट द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब जो टोटल स्पिन होती है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। टोटल स्पिन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एस के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं ना। अब एस के लिए ये क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन में, तो +1/2 आएगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी +1/2 आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में होता तो -1/2 आता। तो +1/2 को प्लस करते हो तो 1 आ जाता है, जहाँ पे एस की वैल्यू 1 होती है। अब जब एस की वैल्यू 1 है, अब इसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी को एक्सप्लेन किया जाए। सबसे पहले रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डिफाइन करेंगे, फिर टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s+1, 2s+1 के लिए 2 की वैल्यू 2 आ गया, 2 इंटू एस, एस की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 +1, 2 एकम 2 +1 3। यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 3। अब जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई, अब जे की वैल्यू हमें एक्सप्लेन करनी है। कैलकुलेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम, जे की वैल्यू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो, 2 कम 2 +1 नहीं होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, लेकिन सब कंडीशन में नहीं होती है, यहाँ पर नहीं है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमें जे की वैल्यू निकालनी है। अब जे की वैल्यू के लिए हम सुन ले, अलग अलग कंडीशन दी थी हमें। नाउ कैलकुलेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। J is equal to L plus S to S plus 1, L is equal to greater than S, J is equal to L minus S to L plus 1, L less than S। अब ये जो होम्स रूल के अकॉर्डिंग है, एक तो हम जो J की वैल्यू है इस टर्म से भी निकाल सकते हैं। यदि L की वैल्यू ग्रेटर देन S हो, L 3 है S 1 है, तो फॉर्मूला लगेगा 2S plus 1। ओके, यदि L की वैल्यू लेस देन S है, S से कम है, मान लो L1 है, S2 है या S3 है, तो फॉर्मूला लगेगा 2L plus 1। उसके बेस पे जो वैल्यू आती है J की, उसके बेस पर हम ग्राउंड स्टेट निकालते हैं। एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन आती है यदि इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड या मोर देन हाफ फील्ड हो गए, J is equal to L plus S होगा, J is equal to L plus S होगा, जिसके लिए फॉर्मूला 2s+1 लगे, नहीं, J is equal to L plus S होगा। उसके बेस पर डायरेक्ट निकाल लिए J की वैल्यू जो आती है, फिर J की वैल्यू जो भी आती है 3 4 5, फिर उसकी J की वैल्यू के बेस पे J की अलग ही स्टेट निकालनी पड़ती है। वो जो जब मैंने बताया था, J is equal to L plus S होगा, J is equal to L plus -1 होगा। यदि J की वैल्यू 3 होगी तो J is equal to L plus S -2 होगा। उसके बेस पे जो ग्राउंड स्टेट अब यदि J
अगर मोर देन हाफ फील्ड होगा जे इज इक्वल टू एल माइनस एस होगा। उसके बाद जो जे की वैल्यू आई उसके बाद फिर उसकी निकाल लीजिए। उसके बाद उसने फिर एक और चीज बताई थी जो ग्राउंड स्टेट को हम एक्सप्लेन करते हैं, यदि हाफ फील्ड हो और हाफ फील्ड हो या हाफ फील्ड से कम हो। फॉर्मूला तो हमारा ये लग चुका है, यदि हाफ फील्ड हो या हाफ फील्ड से कम हो तो जे इक्वल टू एल माइनस एस होगा, सॉरी जे इक्वल टू एल प्लस एस होगा। यदि हाफ फील्ड से मैक्सिमम हो तो एल माइनस एस होगा। अब उसने एक और चीज बताई थी वहां पीछे लास्ट वीडियो में, वो लास्ट वीडियो में इसी वीडियो में आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, पहले हम बता देता आपको। when electron half filled या more less than half filled, then lowest value of J will be ground state। तीन मतलब दो चीजें चाहिए, यदि इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड हो हाफ फील्ड से कम हो, ठीक है, हाफ फील्ड हो या हाफ फील्ड से कम हो, और जो J की सबसे कम वैल्यू होती है वही ग्राउंड स्टेट होती है, जो बाकी J की वैल्यू आती है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होती है, ओके, या एक्साइटेड स्टेट होती है, वो अदर स्टेट होती है। यदि मोर देन हाफ फील्ड हो, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J होगी, J की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ग्राउंड स्टेट होगी, जो बाकी जो आएगी वो एक्साइटेड स्टेट वगैरह होगी। एक्साइटेड स्टेट या स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट होगी। अब देखिए J इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम J इज इक्वल टू हम जानते हैं L ग्रेटर देन S है, और जब L ग्रेटर देन S है तो J इज इक्वल टू 2S प्लस 1, S की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो टोटल कितना 2 कम 2 प्लस 1 3, तो J की वैल्यू 3 आ गई। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखिए 3F3, यहाँ J की वैल्यू 3 है, लेकिन अभी हम ग्राउंड स्टेट नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें ये नहीं पता ये पक्की ये कंफर्म है, उसके लिए हमें एक रूल और लगाना पड़ेगा, J इज इक्वल टू S प्लस 1, सॉरी J इज इक्वल टू L प्लस, दैट इज वाई वैल्यू J इज देयर इज वैल्यू ऑफ J इज 3, क्योंकि यहाँ J की वैल्यू 3 है, इसलिए L प्लस S माइनस 1, L प्लस S माइनस 2। अब देखिए L प्लस S, L 3 था S 1 था तो इज इक्वल टू 4 आया, L प्लस S माइनस 1, L 3 था S 1 था तो 4 माइनस 1 3 आया, 4 में से 2 गया तो 2 आया। अब यहाँ जो J की वैल्यू आई, यहाँ पे 3 वैल्यू प्राप्त हुई है, J इज इक्वल टू 4, J इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमें J की वैल्यू प्राप्त हो गई, यहाँ की J की वैल्यू लिख लीजिए, J इज इक्वल टू 4, J इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 2। अब यहाँ हमें हुंस रूल अप्लाई करना है, यदि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड हो या लेस देन हाफ फील्ड, जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से कम है उसमें, तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ J ग्राउंड स्टेट, जो J की ग्राउंड लोवेस्ट वैल्यू होगी वही ग्राउंड स्टेट होगी, हाईएस्ट वैल्यू ग्राउंड स्टेट नहीं होगी। हाईएस्ट वैल्यू एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो सकती है। तो यहाँ पर जो आएगा 3F2 हमारी ग्राउंड स्टेट आएगी, अब 3F3 एक्साइटेड स्टेट होगी, 3F4 एक्साइटेड स्टेट होगी, तो 3 ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट आई हमारे पास, जो 3F2 है वही ग्राउंड स्टेट है। यहाँ आ जाते हैं, but we know that according to Hooke's rule, if the orbital half filled is less than half filled, so lowest value of J will be ground state 3F2, या इसके लिए हम डायरेक्ट ये भी लगा दें, यदि जब हाफ फील्ड हो J इज इक्वल टू L माइनस एस, अगर हम J इज इक्वल टू L माइनस एस अप्लाई करते हैं, मान लीजिए J इज इक्वल टू L माइनस एस डायरेक्ट निकालते हैं, L की वैल्यू हमारे पास 3 थी, S की वैल्यू 1 थी, लेकिन ये सब जगह नहीं निकल पाती, किसी किसी कंडीशन में निकल जाती है, 3 में से जब एक गया तो 2 आता, जो J की वैल्यू 2 आती हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट भी आई थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टेट आई है, उसको भी शो किया। We know that if the orbital half filled या less than half filled, then total angular momentum J is equal to L minus S। J की डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी हम J की वैल्यू निकाल सकते हैं, या दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके K2S प्लस 1, फिर उसके बाद J की वैल्यू, J के लिए अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या उस तरीके से निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट निकाल दीजिए तो वैल्यू सेम आएगी, जो वैल्यू आती है वही ग्राउंड स्टेट होती है, ओके।
मान लीजिए सबसे पहले आप रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम निकाल लीजिए, फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम निकाल लीजिए, एस की वैल्यू प्लस वन अपॉन टू माइनस है जो टोटल आ रहा है। फिर उसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लीजिए, टू एस प्लस वन, टू एस प्लस वन के बाद जो एल जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू दो बेस में निकाल लीजिए, लेजिन ऑर्बिटल हाफ फील्ड लेस देन हाफ फील्ड है, जे इज इक्वल टू एल माइनस एस का फॉर्मूला लगा दीजिए, या डी ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड है, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस का फॉर्मूला निकाल लीजिए। जे की वैल्यू आती है वो उठा के एम एल जे में रख दी, जो एम एल जे का फॉर्मूला है एम एल जे, एम की जगह स्पिन मल्टीप्लिसिटी प्लस प्लस वन, एल की जगह एफ की, उसकी अलग एनर्जी लेवल आएगा जे के लिए, तो जे की वैल्यू आती है। एक तो इस तरीके से निकाल दीजिए, या आप जे की वैल्यू को ट्वेल्व प्लस वन या ट्वेल्व प्लस वन, ट्वेल्व प्लस वन जब एल इज इक्वल टू ग्रेटर देन एस हो, एल लेस देन हो, एल लेस देन एस हो, तो ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन होगा, फिर जे की वैल्यू जो आती है उसको जब भी देखना आप दोनों तरीके से देख लीजिए, ग्राउंड स्टेट सेम आएगी, या तो जे इक्वल टू एल माइनस एस का लगाओगे या पूरा लंबा प्रोसेस करोगे, बात एक है। उसके बाद ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर डी फाइव, डी फाइव अब मैग्नीस ले लीजिए, मैग्नीस में डी फाइव होता है, डी सेवन होता है, यदि प्लस टू की हम बात करते हैं तो डी फाइव होता है, वो सेम चीज़ है। डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में जिस टाइम हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेगा ये प्लस वन अपॉन प्लस माइनस वन अपॉन, अब यहाँ जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी, वो क्यों होगी, यहाँ पे प्लस वन प्लस टू होगा तो तीन हो जाएगा, या माइनस वन तो तीन में से तीन गया तो बचा जीरो, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम जीरो हो गया। फिर उसके बाद हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम निकालते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कितना होगा, प्लस वन अपॉन टू इंटू फाइव, प्लस वन अपॉन टू इंटू फाइव, तो प्लस वन अपॉन टू इंटू फाइव, फाइव अपॉन टू, जो एस की वैल्यू होगी फाइव अपॉन टू होगी, फाइव नहीं होगी, फाइव अपॉन टू होगी, और जहाँ एल की वैल्यू जीरो है तो वहाँ एस आएगा, तो अगर एल की वैल्यू जीरो है तो वहाँ पर जो एनर्जी लेवल होगा वो एस होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंट ऑफ फाइव अपॉन टू, फाइव अपॉन टू आया। अब उसके बाद टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लीजिए, टोटल कैलकुलेट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो एस प्लस वन, लास्ट वीडियो में समझ मतलब सेकंड एग्जांपल में समझा सुबह, इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए, ओके। तो एस प्लस वन, अब टू एस प्लस वन टू इंटू एस की वैल्यू रखिए फाइव अपॉन टू, अब दो, अगर आप दो ही गुणा पास करेगा दस, फाइव अपॉन टू, दस अपॉन टू, दस जब भाग करोगे तो कितना आएगा, पाँच, फाइव, फाइव प्लस वन तो इजिकल टू सिक्स आ जाएगा, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आएगी सिक्स आएगी, तो एस प्लस वन फाइव अपॉन टू प्लस वन, दस अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू फाइव तो सिक्स आएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू। और स्पिन मल्टीप्ल हाँ, जो जिस स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है ना, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज इक्वल टू अनपेल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस वन के इक्वल होती है। अगर आप मान लीजिए आप डायरेक्ट लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए लास्ट वो पिछले एग्जांपल में जो नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन थे दो थे, अगर आपको बहुत फास्ट निकालना है, मान लो बहुत फास्ट निकालना है कि बहुत फास्ट स्पीड से आपको निकालना है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम तो आपको वो तो ज्वाइन करना पड़ेगा, एक साइड से प्लस वन प्लस कर लीजिए, एक साइड से माइनस कर लीजिए, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम निकाल, एसपीडीएफ का आपको पता है, फिर उसके बाद एस की वैल्यू निकाल लीजिए स्पिन के बेस पे, उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बेस पे। अब उसके बाद अगर हमें निकालनी है टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी, टोटल नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, पाँच है, चार है, तीन है, उसके साथ बस प्लस वन कर दीजिए, वो उठा के स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख दीजिए, टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी वही होती है। अब उसके बाद अगर नाउ कैलकुलेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, अब देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम जे होता है लेस देन हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड या हाफ फील्ड होगा, यहाँ पे जे इक्वल टू अगर एल माइनस एस का फॉर्मूला लगाए, एल की वैल्यू कितनी होती थी, एल की वैल्यू यहाँ पर जीरो थी, और एस की वैल्यू फाइव अपॉन टू, तो जब जीरो में से जीरो को फाइव अपॉइंट में प्लस करोगे तो जीरो आएगा, ना, जे की वैल्यू जीरो आ जाएगी, जो उसका टोटल ग्राउंड स्टेट आएगी, तो अगर जे की वैल्यू सेम रख के देख लीजिए वही ग्राउंड स्टेट होगी, या आप वही फॉर्मूला सेम लगाइए, वी नो दैट इफ ऑर्बिटल हाफ फील्ड लेस देन हाफ फील्ड लोएस्ट नंबर ऑफ जे विल बी ग्राउंड स्टेट, यदि हाफ फील्ड या हाफ फील्ड जो जे का लोएस्ट नंबर होगा वही ग्राउंड स्टेट होगा, इफ एल इज इक्वल टू लेस देन, यदि एल एस से लेस देन हो, 12 प्लस वन होगा, यदि एल ग्रेटर देन एस हो, एल की वैल्यू एस से मैक्सिमम हो तो टू एस प्लस वन होगा, वहाँ पे एल की वैल्यू जीरो है, एस की वैल्यू फाइव अपॉइंट टू है, तो एस की वैल्यू मैक्सिमम है, तो
जो फॉर्मूला लगेगा एल लेस देन एस, टू एल प्लस वन लगेगा। टू लिखिए, टू के बाद टू इंटू जीरो, एल की वैल्यू जीरो आई थी, प्लस वन लिखिए, तो एकदम दो का जब जीरो से गुणा करोगे तो जीरो आएगा, प्लस के साथ वन, प्लस वन के साथ ऐड करोगे तो जब भी जीरो आएगा तो जो जे की वैल्यू यहाँ पे जीरो ही आ जाएगी। जब जे की वैल्यू जीरो होगी अदर वैल्यू नहीं होगी, दैट इज वैल्यू ऑफ जे विल बी 3। जे जे की वैल्यू 3 अगर प्राप्त होती है तो हमारे पास एल प्लस एस माइनस वन प्लस वन अपॉन फाइव अपॉन टू होगा। यदि हम बात करते हैं एल माइनस एस की, हाँ एल माइनस एल जीरो है, एस की वैल्यू 5/2 है। अगर जीरो में से हम 5/2 घटा रहा है तो जीरो नहीं घटेगा, 5/2 ही आएगा, तो जे की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ जाएगी। एक तो मेथड ये है, 5/2 आ जाएगी। जब 5/2 अगर हमारे पास जे की वैल्यू आई, अगर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया एल माइनस एस का, तो ग्राउंड स्टेट 5/2 होगी 6s 5/2 होगी। या हम अगर लगाते हैं दूसरा फॉर्मूला, यदि एल की वैल्यू लेस देन एस हो, उसके बेस पर अगर हम लगाते हैं द वैल्यू ऑफ एल लेस देन एस, देन फॉर्मूला 12 प्लस वन। अब जब दो की गुणा जीरो से करेंगे तो दो ही आएगा, जीरो से गुणा नहीं होती है, प्लस वन, तो जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब जे की वैल्यू जब 3 होगी, एल प्लस एस माइनस वन होगा, एल प्लस एस माइनस टू होगा। एल प्लस एस के बेस पे जब एस 5/2 तो 5/2 होगा, एल प्लस एस 5/2 माइनस टू, तो यहाँ पे 7/2 आएगा, 9/2 आएगा। यहाँ पे तीन वैल्यू प्राप्त होगी। जो लोवेस्ट वैल्यू होगी, जे की जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वही ग्राउंड स्टेट होगी। जो 5/2 है यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी, इसलिए ग्राउंड स्टेट 6s 5/2 होगी। सेकेंड मेथड हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड, जो वेल मैंने वो सेम है, क्योंकि एल की वैल्यू जब जीरो रखोगे एस की 5/2 लगेगी, जीरो नहीं घट सकता ना 5/2 में से, तो 5 की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। अब 6s 5/2 ग्राउंड स्टेट होगी। उसके बाद आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, D4 ले सकते हो, D3 ले सकते हो, D7 ले सकते हो, D9 ले सकते हो। आप करके देख लीजिए, नहीं आता है तो हम आपको वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू।